हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है 18वीं शताब्दी में भारत के बारे में कि यार 18वीं शताब्दी में भारत कैसा था, उसका समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी और साथ ही साथ संस्कृति उसकी कैसी थी। भारत के बारे में बात करेंगे तो जैसा हम सभी को पता है, जो 18वीं शताब्दी है वो परिवर्तन का युग था। किसका युग था? परिवर्तन का युग था 18वीं शताब्दी। अच्छा, परिवर्तन कैसा? परिवर्तन था कि भैया मुगलों का अंत हो रहा था, मुगलों का अंत हो रहा था और जो सत्ता थी या यूं कहे शक्ति थी वो समाज में बंट रही थी। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ, समाज में बंट रही थी। हाँ, वो अलग बात है, समाज पे उस समय व्यापार के तौर पे, व्यापारी के तौर पे ब्रिटिश ने आना शुरू कर दिया था, तो वो जो शक्ति थी वो समाज से ब्रिटिश लोग ग्रैप्स कर रहे थे, बट जो सत्ता थी वो मुगलों से हटके समाज में फैल रही थी। समाज के कुछ कुछ तबके अपने आप में शक्तिशाली बन रहे थे। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो उस समय पे ब्राह्मण जाति का ज़्यादा प्रभुत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सर्वोत्तम जाति माना गया था। इस वजह, एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से ही ये जो बंट रही थी ना, क्या कहते, शक्ति बंट रही थी। जी हाँ, इस तरह से ही परिवर्तन आ रहा था। जी हाँ, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन था, शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन था। अभी तक तो सब लोग मुगलों के अधीन थे, लेकिन अब जब चेंज हुआ तो शासन व्यवस्था भी चेंज होगी। ठीक है, आइए इसको विस्तार में पढ़ते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और संस्कृति में क्या बदलाव आया था। अब सबसे पहले आज के टॉपिक के परिचय की बात करते हैं। जो 18वीं शताब्दी थी वो भारत के इतिहास में संक्रमण का काल था। संक्रमण माने फैल रहा था, है ना। दूसरा है मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। जी हाँ, जैसा हमने पता किया कि 18वीं शताब्दी में ही जो है वो लास्ट मुगल शासक का मृत्यु हो गई थी। वैसे तो लास्ट प्रभावशाली मुगल शासक की हम बात करेंगे। लास्ट प्रभावशाली मुगल शासक औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की जो पतन का काल था या मुगलों का संपूर्ण पतन का काल 18वीं शताब्दी को ही माना जाता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि नए प्रादेशिक राज्य उभर रहे थे। हाँ, जैसे मराठा अलग बन गए थे, बंगाल अलग बन गया था और महाराष्ट्र, आई गेस मराठा और महाराष्ट्र सेम ही था, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे राज्य, जो मैंने कहा आपको कि शक्ति जो थी मुगलों से छिनकर समाज में जा रही थी। समाज में छोटे छोटे राज्य के छोटे छोटे शासक उसको ग्रैप्स कर रहे थे। छोटे छोटे शासकों के उपरांत इसी चीज़ का फ़ायदा मुगलों ने उठाया, मुगल भी उसको ग्रैप्स कर रहे थे। तो इस तरह से, जैसा कि ये लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है कि यूरोपीय शक्तियां भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ राजा नहीं है ना, जहाँ राजा नहीं है वहाँ सभी लोग राजा है। जहाँ राजा नहीं है वहाँ सभी लोग राजा है। अगर हम बात करें, अगर किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, अगर किसी प्रदेश में आज के टाइम के, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आज के टाइम में अगर किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है तो हर एक मनुष्य ही वहां पे मुख्यमंत्री बना बैठा है। जी हाँ, देखो, हम राजनीति को जितना अच्छा कहे, जितना बुरा कहे, हमारे वो व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन राजनीति इस समाज का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से इस समाज में एक पाठशाला जरूरी है, एक हॉस्पिटल जरूरी है, या एक एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है, ब्यूरोक्रेसी जरूरी है, उसी प्रकार से एक राज्य को चलाने के लिए पॉलिटिक्स भी जरूरी है। हाँ, वो पॉलिटिक्स अगर सकारात्मक रूप से हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही बात आज के समय को तो हम पॉलिटिकल पार्टी से ही जोड़ेंगे, पर उस समय में राजा ही इंपॉर्टेंट होता था। अगर राजा है तो भैया जी चलेगा राज्य, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब अगर राजा नहीं था तो उसी का ही प्रभाव पड़ा कि जो ये यूरोपीय शक्तियाँ, या यूँ कहें ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य हमारे ऊपर जमाया। चलिए, अगर राजनीतिक स्थिति पे चलते हैं, सबसे पहले राजनीतिक स्थिति कैसी थी उनकी। जैसा हमने पढ़ा, मुगल साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी तो वो अपने डेप्रिसिएशन की ओर थे, है ना। दूसरा, अब जो हमने पढ़ा, छोटे छोटे राज्य उभरे। कौन कौन से उभरे?
मराठा, सिख, बंगाल, अवध जैसे छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उभरे। उनके जो छोटे छोटे वो थे, क्या कहते शासक थे, उन्होंने अपने राज्यों को स्वतंत्र कर दिया कि भैया ये मेरा ही राज्य है, ये किसी के अधीन नहीं है। आज से पहले तो ये सब किसके अधीन थे? आज से पहले ये सब मुगलों के अधीन थे। उसी प्रकार से अब ये स्वतंत्र हो गए। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई व्यापार के लिए सबसे अच्छी जो मार्केट है वो इंडिया ही है, भारत ही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम व्यापार कर सकते हैं। इस वजह से अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियों का हस्तक्षेप भारत की ओर ज़्यादा दिखा। अब लास्ट क्या थी? देश में अराजकता फैली। जो मैंने आपको कहा, बिन सेनापति की सेना कभी भी युद्ध नहीं जीत सकती, बिन मुख्यमंत्री का राज्य कभी भी विकास नहीं कर सकता। हाँ, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं बात कह रहा हूँ, पर हाँ, एक सेनापति, एक राजा जरूरी है। बिना कप्तान के कोई भी क्रिकेट की टीम या कोई भी टीम नहीं चल सकती। इसी के साथ साथ आप सभी को बधाई हमारे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। वी आर द चैंपियन। खैर, ये बीच में मैंने कुछ और बात कर दी। खैर, वापस यहाँ पे चलते हैं। राजनीतिक स्थिति इस प्रकार से थी 18वीं शताब्दी में। अब यदि अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो देखो अभी हमने बात की कि आर्थिक स्थिति में क्या हुआ कि व्यापार की मार्केट बहुत बड़ी थी। तो देखो लास्ट पॉइंट से शुरुआत करें, यूरोपीय व्यापारी या फिर ब्रिटिश व्यापारी सब लोग आए, है ना। क्यों आए वो आप सभी को पता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी थी। वो अलग बात है कि आपस में सामंजस्य ना बनने के कारण उन्होंने धीरे धीरे इसका टेक ओवर कर लिया। वो अलग बात है। क्या सेकंड जो पॉइंट रहा वो था कि कृषि। अच्छा, पहले आर्थिकी किसके ऊपर डिपेंड करती थी? पूरी की पूरी आर्थिकी उस टाइम पे कृषि के ऊपर डिपेंड करती थी। हाँ, फिर अगेन आई विल करेक्ट माई सेल्फ कि पूरी की पूरी आर्थिकी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, बट मैक्सिमम आर्थिकी उसके ऊपर डिपेंड करती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया जो उस समय पे जो आर्थिकी स्थिति थी भारत की, वो कृषि पे निर्भर करती थी। सेकंड क्या था कि किसानों पर कर का बोझ था। कर बहुत थे उस समय में। जी हाँ, कर बहुत थे उस समय में। तो किसानों पर जो है वो कर का बहुत ज़्यादा बोझ था। अब कर अगर उसकी बात के, हाँ, आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मनुष्य, है ना। मनुष्य का ही बात है ना सबसे बड़ी। तो वहीं से ही शुरुआत होगी, वहीं से ही आर्थिक की चीज़ जुड़ी होगी या कुछ भी होगा। तो मनुष्य पे अगर कर होगा तो वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं हो पाएगी। अच्छा ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। उसका मेजर पॉइंट एक और है कि हस्तशिल्प और व्यापारिक उद्योग विकसित थे। व्यापारिक उद्योगों की वजह से ही तो ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट मिला था उनके लिए, है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं व्यापार। जी हाँ, इसी व्यापार और वाणिज्य की बात करेंगे। ये व्यापार और वाणिज्य उस समय में किस प्रकार से अपना आधिपत्य जमा रहे थे। भारत का कपड़ा उद्योग विश्व प्रसिद्ध था। भारत की खादी तो आगे, ये तो 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। भारत की खादी तो आज भी अस्तित्व में है। भारत की खादी तो आज भी अपने अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो अपने उसी आधिपत्य के साथ बैठी हुई है जैसी उस समय में थी। अच्छा, उसके बाद क्या थे? अच्छा, व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? व्यापार के प्रमुख केंद्र बंगाल, सूरत, मद्रास और मुंबई थे। अब देखो, जब व्यापार बढ़ा तो एक कंपनी आई इंडिया की तरफ। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी आई? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने व्यापार पर नियंत्रण किया। जी हाँ, ऐसे ही व्यापार पर नियंत्रण करते उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण अपना लिया था। खैर, व्यापारिक व्यापार तंत्र कमजोर पड़ गया। जी हाँ, पारंपरिक व्यापार तंत्र कमजोर तो पड़ना ही था जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ऑब्वियस सी बात है, बाकी चीज़ें तो कमजोर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वैश्विक स्तर पे व्यापार करना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन उसका क्या है, वैश्विक स्तर पे व्यापार तो किया, लेकिन उसका जो फायदा है वो सिर्फ उन्हीं को मिला, अदरवाइज और किसी को नहीं मिला। तो इस तरह से व्यापार की स्थिति थी। अब आते हैं समाज की स्थिति पे। देखो, भारत के गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण ये सामाजिक स्थिति को ही मैं मानता हूँ। देखो, अपना अपना मान्यता अपनी अपनी है ना सभी की। तो जो मैं मानता हूँ वो है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में क्या था, तो जाति और वर्गों में विभाजित था समाज।
हमें बहुत से कृत्य ऐसे मिलते हैं, बहुत सी कृतियाँ ऐसी मिलती है, हमें पढ़ने को ऐसी चीज़ें मिलती है कि जहाँ पे यही चीज़ की गई है, यही चीज़ कही गई है कि भाई क्या था कि जातिवाद बहुत था यार। क्या था? जातिवाद बहुत था। जातिवाद की वजह से वर्गों में बंटा था। अब जो ये विभाजन था ना इस समाज का, इस विभाजन के कारण ही ऊंच नीच थी समाज में। और इसी ऊंच नीच की वजह से छुआछूत नाम की बीमारी थी। इसी छुआछूत, इसी ऊंच नीच, इसी डिस्क्रिमिनेशन का फायदा अंग्रेजी सरकार तो नहीं कहेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और उसी फायदे के अंतर्गत हम लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया। अच्छा, ये देखो ऊंच नीच आ गया पॉइंट। ऊंच नीच की भावना प्रचलित थी, है ना, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी। और अच्छा, ये तो थी समाज में वर्गों की स्थिति, पर समाज में नारी की अगर बात की जाए तो नारी की स्थिति उस समय बहुत कमज़ोर थी। बहुत सी कुरीतियाँ उस टाइम तक फैली हुई थी। अगर बात करें जैसे विधवा विवाह की, तो वो उस टाइम पे गलत माना जाता था। अगर बात करें सती प्रथा की, जी हाँ, प्रचुर मात्रा में ये ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी हमारे इसमें कि अगर मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको बहुत ही नेगलेक्ट कर दिया जाता था कि इसका तो किसी भी फंक्शन में आना सही नहीं है, इसको तो अपवित्र मान दिया जाता। बस यही कारण था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सामाजिक स्थिति थी, ठीक उसी के कारण ही हम लोग गुलाम हुए थे। अच्छा, शिक्षा क्या थी? वो प्रसार सीमित थी। शिक्षा का प्रसार सीमित था उस समय पे। शिक्षा सभी को नहीं दी जाती थी। विशेष तौर पर नारियों को तो शिक्षा से वंचित ही रखा जाता था उस समय पर। आज के समय की बात की जाए तो आज तो आपको पता ही है नारी कहाँ पर है। और इसी उत्थान की वजह से, इस नारी उत्थान की वजह से संपूर्ण समाज को एक पहचान मिली है। इसी नारी उत्थान की वजह से संपूर्ण समाज में शिक्षा, व्यक्तिगत सुदृढ़ता का प्रसार हुआ है, मैं तो यही मानता हूँ। खैर, नेक्स्ट है सांस्कृतिक स्थिति कि भैया उस समय पे हमारे भारत की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, क्या था? कला, संगीत और साहित्य का विकास जारी था उस समय पे। उस समय पे बहुत से कवि भी हुए हैं, बहुत से साहित्यकारों ने जन्म लिया है। और अच्छा, मेन चीज़ है कि इनको संरक्षण कैसे मिलता था, वो इतने फैले क्यों थे? जैसे दरबारों में, क्योंकि दरबारों में कलाकारों को संरक्षण दिया जाता था। हर एक राजा का अपना एक कवि होता था, अपना एक साहित्यकार होता था, जो विश्व प्रसिद्ध माना जाता था। हाँ, विश्व प्रसिद्ध शब्द हम इसके लिए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसके साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध कवि या उसके साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध लेखक ही जो है उसके दरबार में रहता था। उसके दरबार में उसको संरक्षण मिलती थी। उनका कार्य सिर्फ इतना ही होता था कि कृतियां की रचना करो, और साथ ही साथ उनको बहुत ही सुख सुविधाएं मिलती थी। राजा के महल में रहता था। इस प्रकार से अत्यधिक संरक्षण प्राप्त था उनको। सेकंड की बात करें तो मुगल स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट था। जी हाँ, मुगलों ने, अच्छा ये तो विश्व प्रसिद्ध है ना कि तानसेन, हाँ विश्व प्रसिद्ध है ना तानसेन। तो अब हम सभी जानते हैं कि अकबर जी के एक नवरत्नों में से तानसेन नाम का नवरत्न था। तानसेन जी अगर गा लेते थे, राग मेघ गा लेते थे, तो राग मेघ गाने के कारण वर्षा हो जाती थी। अगर वो गा लेते थे तो इंसान रो जाते थे, अगर वो गा लेते थे तो इंसान हंस जाते। मतलब हाँ, अलग अलग प्रकार के रागों को छेड़ दिया करते थे। तो इस प्रकार का कला, इस प्रकार का संगीत पूरे समाज में प्रसिद्ध था। उसी मुगलों की जो परंपरा है उसको आगे ले जाने के साथ साथ हर एक दरबारों में उनको संरक्षण प्राप्त हुआ। अच्छा, और क्या था? क्षेत्रीय भाषाओं और लोक परंपराओं का विकास हुआ उस समय में। जी हाँ, जो लोकल डायलेक्ट थी या लोक परंपराएं थी, क्योंकि देखो छोटे छोटे राज्यों में आवंटित हो गए थे ना, छोटे छोटे राज्य बन गए थे, स्वतंत्र राज्य। तो सभी राज्य जो थे वो अपने अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, चूंकि वो स्वतंत्र थे तो उनको कोई रोकने वाला था नहीं। तो इसी वजह से क्षेत्रीय भाषाएं और लोक परंपराओं का उस समय में
विकास हुआ। अब अगर बात करते हैं उस समय में शिक्षा और धर्म की, अभी अभी हमने पढ़ा जो शिक्षा थी वो उसका प्रसार वहाँ सीमित था। तो देखो गुरुकुल और मदरसे प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। मुसलमान जो थे वो मदरसों में जाते थे, जो हिंदू थे वो गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल पद्धति उस टाइम पर प्रचलित थी। हाँ, लेकिन अगर उसका एक पॉजिटिव साइड देखें तो गुरुकुल पद्धति बहुत ही सुस्पष्ट तौर पर मानसिक प्रगति के लिए लाभदायक थी। जी हाँ, दोनों चीज़ें, गुरुकुल पद्धति भी और मदरसे में पढ़ाई भी। बट लेकिन क्या बात थी कि दोनों जगह पर सभी लोग जो है पढ़ाई नहीं कर सकते थे। कोई सभी लोग गुरुकुल में या मदरसे में अपना सब कुछ घर बार छोड़कर पढ़ाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो जाना उस समय में बेहद मुश्किल था। खैर, धार्मिक सहिष्णुता बनी रही। धार्मिक तौर पर एक दूसरे का सब लोग परस्पर भेदभाव इतना ज़्यादा नहीं करते थे, या उनके आपस में भाईचारा बहुत अच्छा था। तीसरा था सूफी और संत परंपराएं लोकप्रिय थी। सूफीज़म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। सूफीज़म हम सभी को पता है। जी हाँ, और उसके बाद अगर निष्कर्ष की ओर चले कि भैया 18वीं शताब्दी में जो भारत था वो राजनीतिक रूप से कमज़ोर लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। जी हाँ, जैसा अभी अभी हमने पढ़ा कि यार उस समय में अगर कुछ नहीं तो कला के तौर पे तो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध था, और लोक परंपराएं, लोक वाद्य, लोक संगीत, ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है, सेकंड जो निष्कर्ष निकलता है वो है कि अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। जो भी अभी हमने पढ़ी कि जो सारी की सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। हाँ, छोटे छोटे उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, इस तरह के उद्योग तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फिर भी जितनी भी परंपराएं हैं वो सारी की सारी किस पे आधारित थी? कृषि पर आधारित थी, अर्थव्यवस्था। हाँ, लास्ट इसके तौर पे जो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसमें है कि ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ता गया। जी हाँ, ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ता गया का से क्या मतलब है कि ब्रिटिश ने भारतीयों में हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी कर दिया। मतलब सकारात्मक तौर पर अपना नहीं, देखो अब इसको सकारात्मक और नकारात्मक पे हम नहीं तोल सकते, बट जो ब्रिटिश ने उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और ये हस्तक्षेप व्यापार से शुरू हुआ और अंत में शासक के रूप में वो हमारे समक्ष थे। हम सभी को पता है इस बारे में। अब अगर और पॉइंट देखें तो 18वीं शताब्दी का भारत परिवर्तनशील युग का प्रतीक था। जी हाँ, परिवर्तन तो जरूर हुए उस समय में। कैसे परिवर्तन हुए? उस समय में परिवर्तन ऐसे हुए कि मुगलों का युग का अंत हुआ। सब लोगों ने अपना अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। इस युग ने क्या किया? आधुनिक भारत की नींव रखी। जी हाँ, 18वीं शताब्दी आधुनिक भारत की नींव थी, हम कह सकते हैं। और यही काल आगे चलकर ब्रिटिश शासन की पृष्ठभूमि बना। जी हाँ, ब्रिटिश शासन जो है उसकी शुरुआत, उसकी पृष्ठभूमि यही काल आगे चलकर बना। ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ने इसी काल में, इसी उद्योग के काल में व्यापार के जरिए हमारे ऊपर अपना जो आधिपत्य है वो स्थापित किया। और आगे चलकर फिर 1857 की क्रांति, अब महान क्रांति जैसी क्रांतियों ने जन्म लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम हुआ, मंगल पांडे में बहुत से लोगों का जन्म इस 18वीं शताब्दी के कारण या 18वीं शताब्दी में ही हुआ। चाहे वो 18वीं शताब्दी या 19वीं देखो वो सब चीज़ें 19वीं शताब्दी में तो हुई, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि थी, जैसा ये हमने यहाँ पढ़ा, उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उसका जो स्क्रिप्ट थी, वो कहीं ना कहीं इसी काल में लिख दी गई थी। तो दोस्तों, ये था आपके सामने 18वीं शताब्दी के बारे में। अब फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और शताब्दी को लेकर, या यूं कहे कि किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, चाहे वो हिस्ट्री का हो या इंग्लिश का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो। लेकिन टिल देन आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।